बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बड़ी खबर, दिलचस्प बातें, सियासी बातें। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को पीडीएम ने किस तरह टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं। यहाँ पे मैं हैरान था कि यूसुफ रजा गिलानी को आखिर मैदान में क्यों उतारा गया है। इतने बड़े नाम को जो साबिक वजीर आजम रहे हों, जो मान नहीं रहे और बिलावल साहब बनवाने चले गए, सारी जमातें बनाने चली गईं और इत्तेहादी बन गए अपोजिशन वाले, और उनको बिलाखिर मैदान में उतार दिया है और अब उनको कामयाब बनाने की बातें हो रही हैं। इसके पीछे बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी मनसूबाबंदी है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मनसूबाबंदी क्या है? वो मनसूबाबंदी है हुकूमत का तख्ता उलटने की। किस तरह? या फिर वो जो कौमी मुफाहमत की बात हो रही है, या फिर वो रास्ता है। नाज़रीन, जब मैंने इंफॉर्मेशन डिग आउट की तो मैं अपने दोस्तों को बहुत ही मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे वो आप तक जरूर पहुंचे, और सारा दिन सियासी लोगों से राब्ते रहते हैं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यूसुफ रजा गिलानी के बारे में बता रहा था कि क्या वजह है कि उनको मैदान में उतारा है। प्लानिंग ये है कि यूसुफ रजा गिलानी को पहले सेनेटर बनवाया जाए और उसके ऊपर यकीनन जब हुकूमत फिर एतमाद खो देगी तो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी को न सिर्फ सेनेटर बनवाया जाए बल्कि चेयरमैन सेनेट तक की मनसूबाबंदी हो गई है कि उनको चेयरमैन सेनेट भी बनवाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि चूंकि इखलाकी तौर पर ये कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली से इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का मुकाबला है और यहीं से वजीर आजम बनते हैं और बड़ा ऐवान है, यहीं से स्पीकर मुंतखब होते हैं, डिप्टी स्पीकर भी वोट से इसी कौमी असम्बली से मुंतखब होते हैं। तो अगर अक्सरियत ले जाती है कोई पार्टी तो वो वजीर आजम बन जाती है, उनका वजीर आजम होता है जो भी कैंडिडेट हो। अगर सेनेटर जो है अपोजिशन का खड़ा है, तो अगर अपोजिशन वोट ले जाए तो इसका मतलब यह है कि वो बराह रास्त वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद है या हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है। और अगर हुकूमती उम्मीदवार बन जाए तो इसका मतलब है कि सब ठीक है, वजीर आजम भी वही हैं और उन्हीं के उम्मीदवार को बड़े वोट मिले हैं। कानून साजी भी ऐसे ही होती है, जहां ज्यादा वोट मिले तो कानून पास हो जाता है। एनीवे, मंसूबा ये है कि यूसुफ रजा गिलानी को, ये मेरे ज़राए बताते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं गया, लेकिन अभी इब्तिदा इंफॉर्मेशन है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा के, चेयरमैन सेनेट बनवा के, उसके बाद फिर तमाम इत्तेहादी जमातें, 11 जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं, पीडीएम 11 जमातें बनती हैं, वो जो जितनी ऐवान में हैं वो स्पीकर साहब को दरख्वास्त करेंगी, करारदाद पेश करेंगी तहरीक एतमाद का, और वजीर आजम के खिलाफ फिर तहरीक एतमाद लाई जाएगी। अगर वो अपना सेनेटर बनवा लेते हैं तब फिर वो इखलाकी जवाब है उनके पास थी। वजीर आजम एतमाद खो बैठे हैं और सेनेट में भी उनको वोट नहीं मिले, एक उम्मीदवार जो था, तो हम वजीर आजम को इस आजमाइश में डालते हैं। उस आजमाइश में मेरी इतला तो ये है कि चेयरमैन सेनेट वही रहेंगे और यानी यूसुफ रजा गिलानी को बनवाया जाएगा, और उसके बाद फिर जो पीडीएम का प्लान है और वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो वो नाकाम हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरे वोट मिल जाएंगे, लेकिन जो नाराज लोग थे वो अपना गुस्सा सेनेट की नशिस्त पे निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हुकूमत चलती रहेगी इसी तरह और दोनों ऐवानों का माहौल अच्छा हो जाएगा। उधर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बैठे होंगे, अपोजिशन जमातों को भी सेनेट में टाइम मिलेगा, जो बिल पास होंगे वहाँ भी टफ टाइम मिलेगा। सेनेट के जरिए दबाव डाला जाएगा मुख्तलिफ वज़रा के ऊपर, सर्जनश जो भी कुछ चेयरमैन सेनेट के इख्तियार में होता है। ईवान में वहाँ अगर उनको सुबकी होगी तो यहाँ बदला लिया जाएगा, या फिर ईवान को बेहतरीन अंदाज में चला के फिर अपोजिशन इत्तेहाद जो अपना शराइत पेश करेगा, अपनी शराइत बनवाएगा, फिर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट मजीद 2.5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। ये प्लान है, मैं ये प्लान की बात कर रहा हूँ। आगे चलिएगा। ये हैरान कुन बात ये थी कि पंजाब असेंबली में तो
वहाँ पे अखलाकियत आ जाती हैं, वहाँ पे जमहूरियत आ जाती है। वहाँ पे आपको पता है कि तमाम जो 11 के 11 सेनेटर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं। ना तो नून लीग के मद्दे मुकाबिल नून लीग वाले जो हैं उन्होंने भी विड्रा कर लिया, और पीटीआई और काफ लीग जो है उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी विड्रा कर लिया। तो अगर ये वहाँ से इस तरह दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ, वहाँ पे भी सारी पीडीएम है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है पंजाब में, और उन लोगों वहाँ पे तो कोई मुकाबला नहीं हुआ, वहाँ पे तो वोटिंग भी नहीं हुई। तो फिर आखिर क्या वजह है कि वहाँ मुफाहमत याद आ गई, वहाँ दोनों जमातों ने समझौता कर लिया और आराम से अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लिया, और वफाक में आके वो एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गई है। ये हालांकि यहाँ पे इखलाकी तौर पर अगर वहाँ वोट सबके पूरे थे तो वोट तो यहाँ पे भी फिर पीटीआई और इत्तेहादियों के ज़्यादा है, फिर तो मुकाबला होना नहीं चाहिए, फिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी को विड्रा कर लेना चाहिए था यहाँ पे मरकज़ में, लेकिन वो विड्रा नहीं कर रहे। पीछे प्लानिंग ये है। दूसरी प्लानिंग ये है कि चलें ठीक है जी, अगर वो चेयरमैन सेनेट बनते हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब नहीं होती, और फिर भी हुकूमत एहतसाब का अमल और खींचातानी जो अपोजिशन लीडर्स की इस वक्त मुश्किलात हैं, अगर ये सिलसिला फिर भी जारी रहता है, सख्त एहतसाब का सिलसिला जारी रहता है, अपोजिशन को जिस तरह कॉर्नर किया हुआ है, अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर कौमी हुकूमत का मुतालबा किया जाएगा, और फिर लॉन्ग मार्च की दोबारा तैयारियां होंगी और प्रेशर डाला जाएगा हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, या जैसे भी जो तरीकाकार है, प्रेशर डाल के कौमी हुकूमत की तरफ आया जाएगा। और वहाँ प्रेसिडेंट भी नहीं है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वहाँ पे चेयरमैन सेनेट जो है वो गुलाम इसहाक खान वाला फार्मूला फिर चेयरमैन सेनेट को ऊपर लाया जा सकता है। ये प्लानिंग कर रहे हैं, सोचा जा रहा है कि ऐसे हो सकता है, ये हतमी नहीं है, लेकिन इस तरह सियासी लोग अपनी अपनी गेम कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ उन्हें अंदाज़ा नहीं है। अब मैं आता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान की प्लानिंग की तरफ। एक तो ये प्लानिंग है पीडीएम की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सियासत को शायद पीडीएम अभी समझी नहीं। इमरान खान तो अपने वोट पूरे करके बैठे हैं। अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? 12 लोगों का मामला जी, 12 पीटीआई के एमएनएज, वो कुछ नाराज़ हैं शायद, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद, और उनकी निशानदेही हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग की लीडरशिप के साथ, जेयूआईपी के साथ अगर राब्ते में हैं तो क्या हुकूमत सो रही है? वज़ीर आज़म 24 साल पहले प्लानिंग करते हैं और इक़्तिदार ले लेते हैं, और उसके बाद फिर अपोजिशन सारी को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। तो वो उनकी सियासत की किसी को समझ नहीं आ रही, इमरान खान की सियासत की। इमरान खान ने बड़ा सोच समझ के अब्दुल हफीज शेख को मैदान में उतारा, और उन 12 नाराज अरकान की भी खबर सुन लें, उनके साथ राब्ते हो चुके हैं, और वो तमाम लोग ये एश्योरेंस दे चुके हैं कि वो अब्दुल हफीज शेख को ही वोट देंगे। वो कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि हम वोट उधर दें, कैसे हो सकता है? राब्ते ज़रूर होंगे, वोट इधर होगा, ताल्लुकात ज़रूर होंगे, रिश्तेदारियां ज़रूर होंगी, वोट इधर होगा। दूसरी तलवार आपको नज़र नहीं आ रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देने जा रही है, अगर वो शो हैंड या फिर ट्रेसेबल होगा तो उसमें तो वो फिर मजाल ही पैदा नहीं होती, फिर तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो उसके अगेंस्ट चले। तो दोनों तरीकों से अब समझ आई कि ऑर्डिनेंस क्यों आया। इमरान खान ने बहुत पहले ऑर्डिनेंस का फैसला कर लिया था, इससे पहले बहुत पहले अदालत से रजू कर लिया था, रेफरेंस ले आए थे बहुत पहले। और जब पीडीएम अभी सोच भी नहीं रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेफरेंस की बात की थी, ये जो शो ऑफ हैंड वाली, और बहुत पहले टास्क दे दिया था कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से किया जाए। और ये है इमरान खान की पॉलिटिक्स। बल्कि इमरान खान ने तो इक़्तिदार में आते ही 2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे, और जब रास्ते सारे क्लियर करते गए और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया ताकि वो हर सूरत में शो ऑफ हैंड से कराएं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो नाराज अरकान से राब्ते हो गए हैं, और नाराज अरकान से वज़ीर आज़म जल्द 1-on-1 ग्रुप्स में या इज्तिमाई तौर पर
مل رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے رابطے ہو چکے ہیں. ابھی کچھ دن باقی ہیں سینٹ کے الیکشن میں، اور 2-3 دنوں میں پرائم منسٹر ان سے بھی مل لیں گے اور سارے گلے شکوے ختم، سب رام ہو جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ سندھ میں سیف اللہ ابڑو اور فیصل بابڈا کے خلاف تحریک انصاف کے جو ایم این اے کھڑے ہوئے تھے، محاذ کھڑا کر دیا تھا. وہاں پیپلز پارٹی کو بڑی ہوپ تھی کہ اب ہم خریدیں گے، بیگ بھر بھر کے دیں گے اور یہاں سے سینٹ کی 2-3 نشستیں جیتیں گے، چونکہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانا ہے. تو یہ بھی اب سن لیجیے گا. ایک تو سندھ کی طرح یہاں پہ بھی تمام ایم این اے جو ناراض ہیں. ہاں البتہ فرق کیا پڑے گا یہ بھی سنیے گا. 181 جو ایم این اے ہیں یا 82 ایم این اے وہ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور مسلم لیگ کاف اور دیگر. اور یقیناً تحریک انصاف اس میں تمام اتحادیوں کو راضی کر چکی ہے. تمام اتحادی آن بورڈ ہیں، ایک پیج پر ہیں، اور وہ تمام عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. اور چیئرمین سینٹ بھی کون ہوگا؟ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہی ہوں گے. تو دونوں پلان جو ہے ان کے وہ سبوتاج ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے. اب لانگ مارچ پہ اتفاق کرنا پڑے گا، اور لانگ مارچ میں جو مشکلات اور جو پلاننگ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں جب پالیٹکس ہوتی ہے تو دونوں طرف ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر حکومت بیٹھی ہے اور حکومت کے تھنک ٹینک ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم، جو سیاست کو بہت اچھے انداز میں اب سمجھ چکی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست کا ابھی بھی اپوزیشن کو اندازہ نہیں. تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر سارے لوگ محض دل کی تسلی ان کی ہو رہی ہے کہ ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں اور ایسا بھی ہو جائے اور پھر ایسا بھی ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی واضح تبدیلی آئے گی. 1-2 ووٹ ضرور ادھر ادھر ہوں گے، کچھ 2-3 ایم این اے کا حکومت کو بھی پتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہوں گے، اور حکومت کی ان پہ بھی گہری نظر ہے. باقی ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے جی. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور مزید آپ کو اپڈیٹ کروں گا. بہرحال ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. یہ میرا تبصرہ ہے میری کچھ معلومات کی بنیاد پہ. آپ کو مزید اگر اس میں مزید کچھ چیزیں ہوئیں تو میں اس کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن یہ سیاسی کھیل ہے، ابھی مقابلہ بڑا سخت ہے، چیزیں تیزی سے بدل بھی رہی ہیں. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.